साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का थंबनेल जो आपने देखा है, ऐसा थंबनेल कभी भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर फेसबुक पेज पर नहीं देखा होगा। पीट दिया रिकवरी एजेंट को, ठोक दिया, एफआईआर दर्ज हो गई। और आप कब पीट सकते हैं रिकवरी एजेंट को? इस वीडियो का यह मकसद कतई नहीं है कि कोई लोन डिफॉल्टर रिकवरी एजेंट के साथ मारपीट करे या कोई रिकवरी एजेंट किसी लोन डिफॉल्टर के साथ मारपीट करे। पैसा बैंक एनबीएफसी का, लेने वाला लोन डिफॉल्टर, ये तीसरा कौन? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको देना चाहूंगा। और उन दो महत्वपूर्ण सूचनाओं में पहली सूचना यह है, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आज रात 12 बजे पहले आपके मेल आईडी पर, आपके टेक्स्ट मैसेज इनबॉक्स में, आपके व्हाट्सएप पर या फिर आपके एड्रेस पर आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा। बिल्कुल आएगा। और आज नहीं तो कल, यानी आज की तारीख नोट कर लीजिए, 14 जुलाई और 15 जुलाई। इन 2 दिन जितने भी साथी जिनके लोन डिफॉल्ट है, अपनी मेल आईडी, अपना टेक्स्ट मैसेज इनबॉक्स, अपना व्हाट्सएप जरूर चेक करें और घर पर आने वाली डाक को जरूर देखें। आज या कल 2 दिन के अंदर आर्बिट्रेशन के नोटिस आएंगे, जिनका आपको जवाब देना है। जवाब भी विधिक आधारों पर देना है, कानूनी आधारों पर देना है। मेरी पत्नी बीमार है, पिताजी को कैंसर है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैं अभी लोन नहीं भर सकता हूं, मैं बाद में पे करूंगा। ये आर्बिट्रेशन के रिप्लाई कभी भी नहीं होते हैं, ध्यान रखें। और उसके बाद 14 और 15 तो बता दी मैंने। उसके बाद 24 तारीख यानी कि 24 जुलाई और 25 जुलाई को भी आप अपना इनबॉक्स, अपना ईमेल आईडी, अपना व्हाट्सएप जरूर चेक करें। उस तारीख को भी आपके नंबर पर व्हाट्सएप पर जो भी नंबर है, उन पर आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस आएंगे। अब विश्वास नहीं हो तो चेक कर लीजिए 2 दिन, और उसके बाद 24-25 को चेक कर लीजिए आते कि नहीं आते। अब बात कर रहे हैं दूसरी बात यह है कि साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक घोषणा कर रखी है, सोमवार से शनिवार तक हमारे YouTube चैनल मेंबरशिप पर और एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज के सब्सक्रिप्शन पर एक साथ रात 10 बजे लाइव सेशन होगा। और उस लाइव सेशन में आज की चर्चा का विषय है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन की धारा 62 से लेकर आर्बिट्रेशन के एग्जीक्यूशन तक आज वो नॉलेज आपको दिया जाएगा जो आपने आज तक न किसी यूट्यूब चैनल पे सुना होगा, न कहीं किताबों में पढ़ा होगा। इसलिए जो भी साथी यूट्यूब चैनल के मेंबर है, वो आज रात 10 बजे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पर 10 बजे लाइव में जरूर जुड़े। और जो यूट्यूब मेंबर्स हैं, उनके लिए हमारा एक स्पेशल ऑफर रहेगा, और उस ऑफर की जानकारी भी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पर लाइव में दी जाएगी। ये हो गई दूसरी खबर। अब बात करते हैं रिकवरी एजेंट और एफआईआर के मुद्दे पर। मामला है, ये जानकारी हम तक पहुंचाई हमारे परम मित्र, भाई समान आशु जी अग्रवाल साहब ने। और ये एफआईआर उन्हीं के क्षेत्र बरेली की है, जो थाना सुभाष नगर में दर्ज हुई। एफआईआर नंबर 469/2025। इस एफआईआर के अंदर जो घटना है, वह मैं आपको पहले तो पढ़ के बताऊंगा और पूरा विश्लेषण करूंगा
यदि आपके खिलाफ भी कभी कोई एफआईआर दर्ज होती है या आप भी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी एजेंट हरेसमेंट, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि कितना अधिक बढ़ा हुआ है, और उसके लिए कल हमने एक पोस्टर भी डाला था जहां पर हमने कहा था कि जितने भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर और कंपनी का नाम डालिए, क्योंकि कोई बड़ी मुहिम चल रही है और एक मिशन चलने वाला है। और वो क्या चलेगा, वो 1000 शेयर और 10,000 कमेंट्स पर मालूम पड़ेगा आपको। अब फिलहाल इस एफआईआर की बात करता हूं, जो एफआईआर थाना सुभाष नगर बरेली के अंदर दर्ज हुई, जिसका एफआईआर नंबर 469/2025 है। यहां पे ये जो एफआईआर दी गई है वह एफआईआर जो है, उस एफआईआर का कंटेंट पहले आपको पढ़ के सुनाऊंगा। सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, सुभाष नगर बरेली यूपी। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं प्रार्थी का नाम मैं नहीं बोलता हूं, सुभाष नगर बरेली का रहने वाला हूं। मैं प्रार्थी बैंक ऑफ बड़ौदा में रिकवरी एजेंट का कार्य करता था। शब्द पे गौर कीजिए, करता था। वह उस समय प्रार्थी के पास अब्दुल सलाम पुत्र मोहम्मद जहूर का एक हाउसिंग ऋण खाता मेरे पास था, जो फ्रॉड में क्लासिफाइड था। महोदय, अब्दुल सलाम अपने एक मिलने वाले डॉक्टर अनीस पुत्र जुम्मन मियां बरेली के साथ मुझ प्रार्थी से मिला। वह अपने फ्रॉड खाते को एक मुश्त समझौते के आधार पर बंद करवाने का अनुरोध किया। शब्दों पे गौर कीजिएगा कि जो लोन डिफॉल्टर साथी थे, वह लोन डिफॉल्टर साथी एक अन्य व्यक्ति के साथ इन रिकवरी एजेंट से मिले और खाता एक मुश्त समझौते के आधार पर बंद करवाने का अनुरोध किया। महोदय, प्रार्थी द्वारा ऋण को एक मुश्त समझौते में बंद करवाने के अनेकों प्रयास किए गए, किंतु बैंक अधिकारियों द्वारा प्रपोजल को रद्द कर दिया गया। तभी से अब्दुल सलाम मुझसे रंजिश रखता है। महोदय, आज दिनांक 7/7/2025 को अब्दुल सलाम अपने 3 साथियों के साथ मुझ प्रार्थी को छेड़कर गाली गलौज किए, मारपीट किए व जान से मारने की धमकी दिए। महोदय, प्रार्थी काफी डरा हुआ है। वह श्रीमान जी से अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा चाहता है। ये घटना सुभाष नगर पुलिया की है, आपकी अति कृपा होगी। और उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई और इस एफआईआर में जो जांच अधिकारी आईओ अपॉइंट किए गए वह उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह जी किए गए। और ये एफआईआर जो दर्ज हुई वह नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 सबसेक्शन 2, भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत दर्ज हुई। अब ये जो धाराएं हैं ये कोई बहुत ही गंभीर धाराएं नहीं है। इसमें जो धारा 115 सबसेक्शन 2 है वह स्वेच्छा उपहत्ति कारित करना है, जिसमें 1 वर्ष तक के कारावास और 10,000 रुपया जुर्माने का प्रावधान है। जो धारा 352 है वह लोक शांति भंग की है, जिसमें 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने तक का प्रावधान है। और धारा 351 सबसेक्शन 2 जो है वह आपराधिक अभित्रास की है, जो धमकी वाला मैटर है, इसमें 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अब साथियों, ऐसा कैसे हुआ और इस एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन होगा तो क्या होगा, आज उस मुद्दे पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब इस मैटर में यदि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो, वैसे तो एक बात कहूंगा मैं कि वैसे तो जो उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर जो
नाम है वीरेंद्र सिंह जी, ये उनका काम है कि वह अपने अनुसंधान में क्या पाएंगे, कौन से दस्तावेज तलब करेंगे, उन दस्तावेजों से क्या जाहिर होगा, वो सारी उनके अनुसंधान का विषय है। लेकिन हम केवल कयास और अपने वकालतन अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि इसमें पुलिस क्या करेगी। पुलिस को सबसे पहला काम यह है कि इन्होंने बताया है कि इनका एक बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन अकाउंट था। तो सबसे पहले पुलिस को अपने अनुसंधान के अंदर इस लोन की संपूर्ण फाइल तलब करनी है, यानी कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर एलओडी से लेकर और जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई है उसके डॉक्यूमेंट के साथ इस अकाउंट को फ्रॉड क्लासिफाइड किया गया। तो फ्रॉड क्लासिफाइड करने के लिए बैंक द्वारा जो लोन डिफॉल्टर था उनको कौन कौन से नोटिस दिए गए, उन नोटिसों का क्या कोई जवाब दिया गया, क्या वास्तव में वह अकाउंट जो है फ्रॉड क्लासिफाइड था। अब अगर वह फ्रॉड क्लासिफाइड अकाउंट था तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस मैटर में कोई कानूनी कार्रवाई कर रखी है। यदि कर रखी है तो उन दस्तावेजों की प्रतियां भी पुलिस उप निरीक्षक साहब को तलब करनी है। अब अगर यह अकाउंट फ्रॉड क्लासिक कंपनी ने बैंक ने मान लिया है तो क्या बैंक ने इस मैटर में कोई एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि फ्रॉड अलग चीज होती है और लोन डिफॉल्ट होना अलग चीज होती है। फ्रॉड किसे कहते हैं कि गलत दस्तावेजों के आधार पर व्यक्ति ने लोन ले लिया, गलत दस्तावेजों के आधार पर व्यक्ति ने लोन ले लिया और गलत और मिथ्या दस्तावेजों पर यदि कोई लोन लिया है तो वहां पर बैंक की जिम्मेदारी थी कि वह एफआईआर दर्ज करवाते। केवल उनके मात्र फ्रॉड क्लासिफाइड कर दिए जाने से कोई चीज क्लियर नहीं हो जाती है। अब इसके बाद अगला जो इशू है कि इस लोन अकाउंट में इन्होंने बताया है कि ये हाउसिंग ऋण खाता मेरे पास था और मैं रिकवरी एजेंट था, हूं नहीं था। इसीलिए मैं तमाम रिकवरी एजेंट साथियों से कहता हूं कि आप आज हैं, आप कल था हो जाएंगे। इसीलिए इन चीजों को व्यक्तिगत ईगो पर मत लीजिए। आप आज जिस कंपनी, बैंक, एनबीएफसी में काम कर रहे हैं, हो सकता है कल आप वहां नहीं हो, अपनी व्यक्तिगत दुश्मनियां न पालें। ये मित्रवत संदेश है, कोई धमकी नहीं है, खुली बात कहता हूं मैं। आपस में इन चीजों के लिए दुश्मनी मत पालिए, क्योंकि लोन डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है, वो एक सिविल डिफॉल्ट है। अब इस व्यक्ति ने यह कहा कि ये हाउसिंग ऋण खाता जो है ना वो मेरे पास था। तो सबसे पहले जो आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वह ये जानकारी मांगेंगे कि ये जो व्यक्ति था, जो रिकवरी एजेंट था, क्या यह डीआरए सर्टिफाइड था, क्या यह कंपनी का एम्प्लॉय था। तो इसके डॉक्यूमेंट ये तलब किए जाएंगे। इसके अलावा यदि बैंक ने इस व्यक्ति को यदि रिकवरी के लिए अपॉइंट किया तो क्या इसका ऑथराइजेशन बैंक द्वारा किया गया था। साथियों, इन्वेस्टिगेशन इशू है तो यहां पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीजें नहीं हुई ना तो इस एफआईआर में एफआर फाइनली है, फाइनली इसमें एफआर है। अब बैंक से ये डॉक्यूमेंट भी तलब किए जाएंगे कि इस व्यक्ति का जो आपके पास काम कर रहा है इसका नियोक्ता प्रमाण पत्र है, इसका ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो, इसका एम्प्लॉय आईडी, इसका डीआरए लाइसेंस लेटर और इसके बाद इस अकाउंट के लिए इसको अधिकृत किया गया यह दस्तावेज। और यह दस्तावेज बैंक बैकडेट में नहीं बना सकता है, क्योंकि अगर जांच हुई तो बैंक कर्मचारी भी फंसेंगे। यह चीज ध्यान रखिए। अब आगे चलते हैं। इनका यह कहा गया कि इस मैटर में ऋण खाता मेरे पास था, तो महोदय
अब्दुल सलाम अपने एक मिलने वाले डॉक्टर अनीस पुत्र जम्मन मियाँ के बरेली के साथ प्रार्थी से मिला। तो जब कोई रिकवरी एजेंट के पास कोई अकाउंट है तो उससे जाकर कभी भी लोन डिफॉल्टर नहीं मिलता है, पहले फोन करता है। कौन करता है? रिकवरी एजेंट कॉल करता है। तो ऐसे मामले में जो रिकवरी एजेंट है उनकी सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाएगी, जिसको डिटेल में कहा जाता है कॉल डिटेल रिकॉर्ड, और वो तलब किए जाएंगे किससे? जो संबंधित टेलीकॉम कंपनी है उससे, कि भाई इनकी सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाए कि इन्होंने इनसे कब कब फोन पे बात की, क्योंकि कोई लोन डिफॉल्टर खुद चलकर कभी भी किसी रिकवरी एजेंट से मिलने नहीं जाता है। अब इसमें डॉक्टर अनीस पुत्र जुम्मन मियां की बड़ी भूमिका है कि वह अपने स्टेटमेंट क्या देते हैं, क्योंकि उन पर कोई आरोप नहीं है। अब फ्रॉड खाते को एकमुश्त समझौते के आधार पर बंद करवाने का अनुरोध किया। अगर बंद करवाने का अनुरोध यदि लोन डिफॉल्टर साथी द्वारा किया गया है तो लोन डिफॉल्टर साथी द्वारा कोई अनुरोध पत्र दिया होगा, कोई रिक्वेस्ट लेटर दिया गया होगा, तो वो रिक्वेस्ट लेटर भी तलब किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा, क्योंकि हवा में बातें तो चलेगी नहीं, मौखिक बातें तो चलेगी नहीं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये कहा कि प्रार्थी द्वारा ऋण को एकमुश्त समझौते में बंद करवाने के अनेकों प्रयास किए गए। अनेकों प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि अनेकों प्रयास कभी नहीं किए जाते। आपने यदि उनसे एक बार कोई लेटर लिया है तो आपने एक बार उस लेटर को बैंक को दिया है। अगर आपने अनेकों बार प्रयास किए हैं तो वह साबित करना है किसको? कंप्लेनेंट को, कि उन्होंने कितनी मेल बैंक ऑफ बड़ौदा को की। और यहां पर यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या यह कंप्लेनेंट थर्ड पार्टी है। अगर यह थर्ड पार्टी है तो इनके लिए और समस्याएं खड़ी है इस चीज को प्रमाणित करने में, क्योंकि कोई भी एनबीएफसी बैंक या थर्ड पार्टी एजेंसी है कभी भी अपने रिकवरी एजेंट के मामलों में अपनी सशक्त भूमिका नहीं निभाते हैं। अब किंतु बैंक अधिकारी द्वारा प्रपोजल को रद्द कर दिया गया। अब बैंक अधिकारियों द्वारा यदि इनके प्रपोजल को रद्द किया गया है तो उस रद्द किए जाने का पत्र बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी किया होगा उस लोन डिफॉल्टर साथी को जिसने प्रपोजल दिया। साथियों, इन्वेस्टिगेशन में तो और भी बहुत सारी बातें आएगी। मैंने तो एफआईआर अभी पढ़ी है और अभी पढ़कर अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर आपको ये जानकारी दे रहा हूं। और बात यह है कि जब ये हाउसिंग लोन था, जब ये लोन एक नेशनलाइज बैंक ने किया और जब किसी व्यक्ति का बैंक का अकाउंट जो है वह फ्रॉड क्लासिफाइड हो चुका, तो बैंक ने उस पर क्या कार्रवाई की? सेक्शन 25 किया, 138 किया, आर्बिट्रेशन किया, सरफेसी एक्ट किया। और जब वह सरफेसी एक्ट वगैरह विधिक कार्रवाई अगर पहले से कर चुके हैं, यानी कि इस व्यक्ति के रिकवरी एजेंट के अपॉइंट होने से पहले या फिर इस व्यक्ति द्वारा जो तारीख बताई जाती है उससे पहले यदि वो कोई लीगल कार्रवाई कर चुके हैं, तो इस अवस्था में रिकवरी एजेंट की कोई भूमिका रहती ही नहीं है। ये बात भी ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन। और यहां तक कि अगर आप कभी किसी एनबीएफसी बैंक या कंपनी से अगर आप मेल पे पूछते भी हैं कि यदि आपने हमारे विरुद्ध कोई लीगल कार्रवाई कर रखी है तो क्या आपको रिकवरी करने का राइट है, तो आपको आएगा कि यदि आपको एलआरएन नोटिस, डीएलएन नोटिस जारी किया है तो हम रिकवरी एजेंट का रिकवरी का कार्य करने हेतु अधिकृत है। अब ऐसी स्थिति में लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस की मैं बात ही नहीं करता हूं। बात अगर सेक्शन 25, 138, सरफेसी एक्ट या कोई सिविल कार्रवाई दूसरी हो गई, तो ऐसी स्थिति में रिकवरी एजेंट को कोई राइट ही नहीं है कि वह रिकवरी करे। इसके बाद इन्होंने ये बात की कि अब्दुल सलाम ने अपने 3 साथियों के साथ प्रार्थी को छेड़कर गाली गलौज की है। अब बात यह है कि घटना बताई सुभाष नगर पुलिया की। तो यहां पर एक बात ध्यान रखें कि आजकल हर जगह तीसरी आंख मौजूद है। अगर इस व्यक्ति के साथ 3 लोग गए तो वह कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं,
पुलिया तक गए तो कहीं ना कहीं निकले हैं। अगर मारपीट की है तो मेडिकल होगा, चोटें आए, चोटों का मेडिकल होगा कि किस प्रकार की चोटें आई, ये मेडिकल पर डिपेंड करता है आगे की बातें क्या है। और अगर वो 3 लोग थे और ये प्रार्थी अकेला था और अगर मारपीट की है तो मारपीट गंभीर हो सकती है, तो वो तो मेडिकल में स्पष्ट होता है कि क्योंकि 3 लोग, ये अकेला बंदा, अब ये कोई सलमान खान, शाहरुख खान या अक्षय कुमार हो तो बात अलग है। यूं तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो चीजें है ना, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये केवल हमने अपने कयास और अपने अनुभवों के आधार पर जानकारी दी है। हो सकता है ये घटना पूरी सही हो कि व्यक्ति ने उसके साथ जो घटना घटी उसकी रिपोर्ट दी हो और उसके साथ मारपीट भी हुई हो, गाली गलौज भी हुई हो, जान से मारने की धमकी भी दी हो, या हो सकता है नहीं भी हो। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर जो करना है वो पुलिस को काम करना है। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है और अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर यहाँ पर एक छोटी सी रिपोर्ट है, लेकिन इस छोटी सी रिपोर्ट पर जो अनुसंधान होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा थर्ड पार्टी रिकवरी अगर एजेंसी है तो उसका, और इसके अलावा जो तमाम दस्तावेज मैंने बताए उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है इस केस के अंदर। तो साथियों, एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि यदि कोई भी रिकवरी एजेंट है, उन रिकवरी एजेंट से भी कहना चाहता हूं कि आप जब भी किसी व्यक्ति से संपर्क करें, आप नहीं जानते हैं कि आज कई विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते कई लोग लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं। वह पैसा भरना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, मल्टीपल लोन के शिकार हो गए हैं, लोन पर लोन लेकर उलझते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर किसी के साथ गाली गलौज करना, डराना, धमकाना, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे फोन करना, उनको हरेसमेंट करना गैर कानूनी है, और किसी के घर के सामने जाकर तमाशा करना बहुत गलत है। और लोन डिफॉल्टर साथियों से भी कहना चाहता हूं कि रिकवरी एजेंट की अपनी नौकरी है, यदि वह सभ्यतापूर्वक आते हैं, शांतिपूर्वक आते हैं, रिकवरी गाइडलाइन का पूरा पालन करते हैं, तो आपको कभी भी उनके साथ मारपीट या गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई रिकवरी एजेंट आपके घर में घुस जाए, आपके साथ गाली गलौज करने लग जाए, आपकी महिलाओं, घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी करने लग जाए, आपके ऊपर जानलेवा हमला करने लग जाए, तो आत्मरक्षा का अधिकार भी हमको कानून देता है। लेकिन उसके लिए फिर कोई ऐसी एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज नहीं हो जाए। इसीलिए जब भी आप किसी रिकवरी एजेंट से बात करो ना, कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे करो, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे करो, और जब भी कोई रिकवरी एजेंट आता है ना, सबसे पहले उसका नाम पूछे, कौन सी बैंक से आए ये पूछिए, आपका अकाउंट नंबर पूछिए, एम्प्लॉय आईडी, विजिटिंग लेटर, डीआरए लाइसेंस, ये बाद में पूछने, पहले नहीं पूछ रहे। इंटीमेशन लेटर साइन कराओ, वो भी उसके बाद देना है। और यदि कोई रिकवरी एजेंट आपके घर में घुस जाए, बदतमीजी करे, आपके परिवार के लोगों की कॉलर पकड़े, आपसे मारपीट पे उतारू हो जाए, आपकी घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी करने लग जाए, आपको जान से मार देने की धमकी दे, और ऐसा कोई एक्ट करे, उस समय भी जहां तक हो सके नियंत्रण रखे, बस एविडेंस तैयार रखे। 112 नंबर, 100 नंबर पे फोन करे, पुलिस को बुलाए और कहे कि रिकवरी गाइडलाइन है, आने से एक दिन पहले सूचना देनी होती है, प्रॉपर गले में पट्टा पहन के आना है कंपनी का, डीआरए लाइसेंस के साथ में आना है, प्राधिकृत पत्र लेकर आना है, अपनी एम्प्लॉय आईडी लेके आनी है, और ये चीजें इसने नहीं की है। साथियों, हमारे आशु जी अग्रवाल ने हमारे एक पत्र भेजा था कि अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ बदसलूकी करे तो आपको रिपोर्ट कैसे दर्ज करानी है। वो हमारे फेसबुक पेज पर भी है, व्हाट्सएप चैनल पर भी है, और यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में भी पोस्ट है। आपकी घटना कैसी है उसके अनुसार आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। किसी को मारना, पीटना ये विकल्प नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए।
और रिकवरी एजेंट भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जैसे ये हुई है। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना है, ध्यान रखें। आज सोमवार से लेकर शनिवार तक लगातार रात 10 बजे आप हमसे लाइव जुड़ेंगे यूट्यूब मेंबरशिप या फेसबुक सब्सक्रिप्शन पर। कॉल बुकिंग में है, जुड़ना चाहें तो जुड़े, आपकी इच्छा नहीं जुड़ना चाहे नहीं जुड़े, लेकिन यूनिक जानकारियां मिलेगी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे, ये ज़रूर ध्यान रखें। साथियों, अपना कीमती समय देकर हम इस प्रकार की बेहतरीन जानकारियां आपके साथ शेयर करते हैं। एक लाइक की उम्मीद तो आपसे कर सकते हैं, एक शेयर की उम्मीद तो आपके साथ कर सकते हैं, क्योंकि फर्जी नोटिस, फर्जी पुलिस, फर्जी वकील, फर्जी आर्बिट्रेशन, फर्जी रिकवरी एजेंट, हरेसमेंट आपके साथ ढेरों होते हैं। उन हरेसमेंट को एक्सपोज करते हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर, लेकिन जो सपोर्ट मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलता है। वरना 7 जून को जो महाअभियान चलाया था, वैसे उसका प्रोसेस 60 दिन का होता है, इसीलिए इस 7 तारीख को हम कुछ बोले नहीं। उसकी मशाल तो जली हुई है और आगे हमको उसको प्रज्वलित रखना है अगली 7 तारीख को, याद रखें। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट और विषम जानकारी, विषम कहूंगा क्योंकि सम जानकारी तो हर जगह मिल जाती है, बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे फेसबुक पेज पे आपका बहुत मोहब्बत बरस रही है, लेकिन यूट्यूब पर थोड़ा आप दूर है, तो उससे जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।